रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम तिब्बे अहले बैत सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के इल्म है, जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत आलिया में नुस्खे पेश की जाते हैं, आपकी याद दहानी के लिए एक मरतबा फिर अर्ज करते चले आपकी खिदमत में कि आपने पहले इनके ऊपर अमल करने से पहले अपने जीपी के साथ जरूर मशवरा कर लेना है, उनके रास्ते में आ जाना और उसके बाद इन सब चीजों के ऊपर अमल करना है। इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत का ख्याल रखा जाए और जो तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूल दवाएं हैं और मशवरे हैं जो इलाज के जरिए से और मुख्तलिफ हवालों से दवाओं के असर से आपको बचाया जाए, तो उन नुस्खों को तैयार करके आपके सवालों को कंपाइल करके इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं और जो है उसके ऊपर बात करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम डायबिटीज जैसे मूजी मर्ज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। शुगर का क्या इलाज है तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम में। इस बेहतरीन मौजूद के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अरबाब शाह मौसवी साहब। तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कृपया थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज हो जाए ताकि जो है वो अबामात खुल जाए थोड़ा सा। डायबिटीज बेसिकली है क्या और इसका वजूद जो है वो कब से ये वजूद में आई है, क्योंकि काफी अरसे अगर पहले देखा जाए तो इस नाम की कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी और मुख्तलिफ और बीमारियां होती थी, मगर जिस तेजी के साथ ये मूजी मर्ज फैला और हर चौथे लोगों में से हर चार में से एक आदमी को ये मर्ज है पूरी दुनिया के अंदर, ये आखिर वजूद में कब आया और ये है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौसवी साहब, असल में ये जिस मूजी मर्ज की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये मूजी मर्ज नहीं है। ये अगर आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो आपको इस शुगर के हवाले से आपको कोई मरीज नहीं मिलेगा। 1979 में फर्स्ट टाइम जो है इसको इजाद किया गया और उस वक्त जब ये इजाद हुआ तो उस वक्त इसकी जो नॉर्मल रेंज थी वो थी 200 mg पर DL। और उसके बाद जैसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ा, इसके लिए कुछ वैक्सीन्स बनाई गई, कुछ दवाएं बनाई गई इस बीमारी से लड़ने के लिए। और फिर 1996 में और 1997 के अंदर इसकी रेंज को कम कर दिया गया 200 mg से 126 पर। इसी तरह से इसको रेंज को कम करते गए। 2012 में आखिरी मर्तबा इन्होंने इस रेंज को कम करके 100 और 140 के अंदर जो है इसको रख दिया कि हम 100 से अगर किसी की ज्यादा है अपना फास्टिंग में तो वो शुगर कहलाएगी, और 140 से ऊपर है किसी की तो वो PP यानी कि आफ्टर जो है मेल। तो ये एक शुगर का एक पूरा हमारी नजर में प्री प्लान्ड बनाया गया एक सिलसिला है जो कि हर शख्स को इसके अंदर वारिद कर दिया गया। हर शख्स इस बीमारी से फंस गया। अब अगर आप देखें जितने भी हमारे पास किसी भी मोमिन के घर में चले जाएं तो अगर 5 बंदे रहते हैं तो कम से कम 2 बंदे जो हैं इस बीमारी का शिकार जरूर हैं। और अगर इसका आप देखें कि पूरी दुनिया में आया इसका कोई इलाज है, इलाज भी नहीं। यहाँ तक कि आप इंडिया के कानून 1956 में जो कानून पास किया गया 20 बीमारियां जिसमें से एक ये शुगर की बीमारी है कि अगर कोई ये कह दे कि इसका इलाज मेरे पास है तो उसको 6 महीने की कैद हो जाएगी। अब आप अंदाजा करें कि यानी कि ये एक पूरा प्री प्लान सिलसिला बनाया गया है इस शुगर से, और ये पूरा सिलसिला ये जो अवाम है उसी से ये पैसे लेते हैं और फिर उन्हीं को यही दवाएं सेल करते हैं, खुद बीमार करते हैं, खुद ही जो है सेल करते हैं। बेसिकली इसका कोई वजूद इससे पहले नहीं था। बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी सारी है और स्क्रीन के ऊपर हमारे लाइव नंबर्स जो है वो आवेजा कर दिए गए हैं और डायबिटीज के हवाले से और जो है वो पूरी कोशिश करेंगे मौजू पर रहते हुए आपके सवालों को ऑनबोर्ड किया जाए। आपके अगर इस हवाले से कोई सवाल है, आपने इसमें कोई मशवरा चाहिए है तो हमारे साथ अरबाब शाह साहब मौजूद हैं। आप हमें कॉल करके अपना सवाल दे सकते हैं, आपके सवाल को ऑनबोर्ड किया जाएगा। जी अरबाब शाह, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, अगर मैं कंटिन्यू ये कर रहा था कि ये जो बीमारी है बेसिकली सिर्फ इंपोर्ट की गई है लोगों के अंदर। क्यों? चूंकि आज से अगर आप कहेंगे कि चलें ठीक है इंपोर्ट हो गई, मगर ये एक मर्ज तो आज है, मौजूद है हर बंदे के अंदर और उसके सिम्टम्स भी आपको नजर आते हैं।
ज़ाहिर है किसी का जो बिल्कुल है सही। शुगर की वजह से किडनी फेल हो जाता है, किसी का जो है हार्ट फेल हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी भी इसी की वजह से हो जाती है और इसी तरह से किसी के हाथ पैर काटे जाते हैं इसी बीमारी की वजह से। अगर आप ये ज़ाहिर है यकीनन आप सवाल करेंगे कि आगा साहब अगर इसको इम्पोर्ट किया गया है तो ये बीमारी तो इतना नुकसान भी पहुंचा रही है, इसका मतलब ये बीमारी है। तो इसका बहुत आसान सा हल वजूद यही रखती है। है कि देखें आजकल जो बिल्कुल आजकल जो ये हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ और उसके अंदर जो हमें हमें इन्होंने जंक फूड में लगा दिया, फास्ट फूड में लगा दिया, ये जो पिज्जा पास्ता, ये बर्गर्स और ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, इसने आपके पूरे जीआईटी ट्रैक को जो है नाजुक कर दिया है। अब जो भी चीज खाते हैं वो फौरन की फौरन आपके ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है। अब वो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है तो अल्लाह ने जो ये दिमाग में एक डॉक्टर बिठाया रखा है वो फौरन कहता है कि ये एक चीज ग्लूकोज जो है ये इंटर हुआ है, इसको तोड़ा जाए, इसका जो है तदारुक किया जाए। फिर होता यह है कि वहां से जो एक फौज आती है वो काम करती है इसको डिक्रीज करने के लिए, या फिर वहां से फौज जो है वो ऑर्डर पास करती है पेनक्रियाज को कि ये पेनक्रियाज में बीटा सेल होते हैं जो कि एक फैक्ट्री है इंसुलिन की, कि ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस की जाए ताकि ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको कम किया जाए। तो यही सिलसिला जब वो कम होने के लिए वहां से फौज निकलती है तो ये जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो कभी जाकर ये फिल्ट्रेशन होती है हमारी किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर है एक इतनी सी किडनी होती है जिसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन सेल होते हैं। हमारी पूरी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो वहां से सर्कुलेट होकर निकलता है। अब जब सर्कुलेट होगा ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो बैक्टीरियाज भी ऑटोमेटिकली हमारी ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। अब जब बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे तो वो वही नेफ्रॉन सेल के अंदर जो यहाँ पर 1 मिलियन के करीब है वहां से जब फिल्ट्रेशन हो रही है तो फिल्ट्रेशन के दौरान वहां पर जो है वो खराबी पैदा करेंगे। बहुत सारी ग्लूकोज को एक्सेस लेवल में ये पास आउट कर देगा किडनी, चूंकि अल्लाह का कानून है उसको पता बताया गया है कि भाई ये जो है यहाँ पर इस तरह की चीज आ जाए तो उसको रोक लेना है, वो रोक के पास आउट कर देगी यूरिन से और दूसरे को कोशिश करेगी कि यहां से निकाल के कहां भेज दे, लिवर की तरफ। अब अगर किडनी बहुत स्ट्रांग थी बच गई तो उसकी किस्मत, अगर नहीं बची वहां पर डैमेज हो गई तो ये यहाँ से किडनी फेलियर के लोग हो जाएंगे। या अगर ये बच गई और आगे चले गए तो ये आपके लिवर में लिवर फेलियर का मसला हो जाएगा। लिवर भी बच गया तो आपके जो है हार्ट का मसला हो जाएगा। हार्ट भी बच जाए तो चूंकि प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है, चूंकि जब बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे तो आपके ब्लड की जो टोटल अमाउंट है वो ज्यादातर पाँव की तरफ जाएगी। अब जब पाँव की तरफ जाएगी तो इसकी स्वेलिंग बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। स्वेलिंग बढ़ेगी, अगर खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए तो फिर वो जख्म छूटता नहीं है। क्यों? इसकी वजह यह है कि वहां पर चूंकि बैक्टीरियाज की मिकदार बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो वो एक लाइव है, वो जिंदा एक जिंदगी है, वो जब जिंदगी होगी वहां पर तो जाहिर है वहां पर जख्म भी नहीं सूखेगा। तो ये जब हम अपना लाइफ स्टाइल को अगर तब्दील कर दें तो इन बीमारियों से हम लड़ सकते हैं बआसानी, हमें किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसको जरा स्टेप बाय स्टेप लेते हैं ताकि जो हमारे नाजरीन हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं या प्रोग्राम के बाद थ्रू यूट्यूब के या रिपीट ट्रांसमिशन के वो इस पूरी ट्रांसमिशन को सुनेंगे और देखेंगे तो उनको एक स्टेप बाय स्टेप सहल तरीके से हम अपने साथ लेकर चलें ताकि उनको लाइफ स्टाइल के बारे में भी आगाही हो, उनको किस तरह से उठना है, बैठना है, सोने के औकात क्या हैं, जागने के कितने औकात हैं, कितने 24 घंटों में कितनी इस्तराहत करनी है, कितनी नींद लेनी है, डीप स्लीप कितनी होनी चाहिए, कितना उनको जो है वॉक करनी चाहिए, उनको खुराक किस तरह की खानी चाहिए, खुराक उनको कैसी खानी चाहिए, खुराक की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। इन तमाम आदाब को हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। इंसुलिन की इंसानी जिस्म में जो है वो क्या अहमियत है और ये किस तरह से काम करती है, थोड़ा इसके ऊपर भी जो है वो रोशनी डाल दें ताकि हम मज़ीद जो है वो जहतों के साथ गुफ्तगू कर सकें। जी, इंसुलिन बहुत अहम ऑर्गन है हमारे। इंसुलिन एक प्रोड्यूस होती है, एक हार्मोन्स है, पेनक्रियाज में एक बीटा सेल होते हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। वो इंसुलिन का काम यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं
वहां पर वो जाएंगे, एक गेटवे का काम अंजाम देते हैं। मसलन पूरे बॉडी के जो सेल हैं उनमें डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं पहुंच सकता, डायरेक्ट वहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पहुंच सकते। तो क्या होता है कि यही इंसुलिन वहां पर पहुंचती है हर सेल, बॉडी के सेल के पास। मसलन ये एक गेटवे है, ये इस तरह बंद रहता है। जैसे ही इंसुलिन आएगी, जैसे हमारे ब्लड वेसल है ऊपर से, तो यहाँ से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा है, ये एक गेटवे है किसी भी सेल के लिए। तो यहाँ इंसुलिन आएगा और इस गेटवे पर खड़ा होकर यहाँ पर ये समझे चाबी का काम अंजाम देगा। जैसे ही पहुंचेगा तो ये गेट खुल जाएगा। अब जब जैसे ही गेट खुलेगा तो ये ग्लूकोज जो है फौरन हमारे बॉडी के जो सेल है उसके अंदर चला जाएगा। चूंकि वाह। ब्लड जो है बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर नहीं होता, ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। अब वहां ब्लड वेसल्स जो है एक ऐसी अल्लाह ने एक लाइनें बिछाई हुई हैं कि अगर आप पूरी इंसानियत को, एक इंसान को उठा लें, उसकी तमाम बॉडी वेसल्स को जमा करें, जोड़ें, तो 6 मरतबा चांद तक जा सकती हैं और फिर 6 मरतबा वापस आ सकती हैं जमीन तक। इतनी बड़ी ये खुदा का एक निजाम है, ठीक है। तो वो वहां ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड होता है, बेसिकली ये इंसुलिन यहां आकर गेटवे का काम अंजाम देती है, इस गेट को खोल देती है और वही ग्लूकोज जो है बॉडी के सेल में चला जाता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जी हमारी शुगर तो बहुत ज्यादा है, 300 पे चली गई, 400 पे चली गई। मैं उनको कहता हूं ये जिंदगी की अलामत है, आप इससे परेशान ना हो। ये हम्म। शुगर का ज्यादा होना और फिर कम होना, ये एक जिंदा शख्स की अलामत है। और जैसे ही हमारी बॉडी को जब जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी बॉडी के अंदर ऐसे डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं जिनको सब कुछ पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब आपको जरूरत सही। ज्यादा होती है तो फौरन आपका लिवर जो है वहां पर इंसुलिन ज्यादा भेज देता है ताकि ग्लूकोज की लेवल को कम किया जाए, और जहां जरूरत होगी वहां पर पहुंचा देता है। बिल्कुल ठीक है, जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शुगर की कितनी अक़साम हैं? कितनी तरह की डायबिटीज़ होती है? अमूमन लोगों के ज़हन में यही होता है कि जी डायबिटीज़ हो गई और जो है वो मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है अब। और अमूमन उनको इतनी इस हवाले से नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये कितनी अक़साम कितनी है इसकी? मोसी साहब, असल में ये जो डायबिटीज है बेसिकली, इसको आजकल तो खैर 3 टाइप्स में कहा जाता है कि 3 टाइप्स है, मगर बेसिकली 2 टाइप्स जो हैं इसकी ज्यादा मारूफ भी हैं और ज्यादा काम भी करती हैं। वो एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। अब ये टाइप 1 जो है सही। बेसिकली छोटे बच्चों में होती है या 10 साल के अंदर अंदर जाहिर हो जाती है, ठीक है। वो उसके अंदर ये होता है कि जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरा ये है कि अच्छा, ये भी आप कहेंगे कि भाई अगर ये शुगर का मसला आप कह रहे हैं कि ताजा है, तो इससे पहले जो बच्चे पैदा होते थे क्या उनके अंदर भी टाइप 1 टाइप 2 होती थी? तो मेरा जवाब ये हुँ। है कि असलन नहीं होती थी। जब से ये शुगर को क्रिएट किया गया है तब से लेकर हमारे ये टाइप 1 बच्चों के दरमियान भी ये शुगर का मर्ज लाहिक हो गया है। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, वो समझते हैं कि मीठा खाने से शुगर होती है, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के जितने इतने बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो इतने मीठे हैं कि आप दुनिया की कोई भी चीज को उसके मुकाबले में नहीं ला सकते। नहीं तो ला सकते, अल्लाह बिल्कुल रब्बुल सही इज्जत जो इतना बात। बड़ा हकीम है, वो कैसे इतनी चीज वो खर्च खल्क करे जो इंसानी बॉडी के लिए नुकसान का बायस है। नुकसानदेह, सही। बेसिकली शुगर किसी मीठा खाने से नहीं होती। यहाँ तक कि लोग समझते हैं कि चीनी को छोड़ दें, शायद हम हमारी शुगर, जो एक रोटी खाते हैं उस रोटी के अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट है कि आप 2 टेबल स्पून एक गिलास में शरबत बना के पिए, उधर से एक रोटी खा लें गंदम की, उतने कार्बोहाइड्रेट जितना से आपके चीनी के अंदर है। तो ये अल्लाह की हर चीज के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट का सिलसिला जो कि बाद में जाकर कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज लेवल में आ जाता है, तो ये तब्दील मौजूद हो है। जाता है, तो सही। ये बच्चों के अंदर जो ये सिलसिला हुआ है, बेसिकली वो जो उनकी माएं डिलीवरी के दौरान जो ये बहुत ही नुकसानदेह जो ये केमिकल इंजेक्शंस लगवाती हैं, उस इंजेक्शंस का ये नतीजा है कि बच्चा नाकिसुल खिलकत पैदा होता है। ये उजवा जब काम ना करे तो नाकिसुल खिलकत है। तो ये टाइप 1 कहलाती है। टाइप 2 क्या है बेसिकली? टाइप 2 हुँ। आगा साहब, ये जो हम बार बार खाते हैं चीजें, मसलन
अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 2 मर्तबा ग़िज़ा के खाने का हुक्म दिया है। हम कितनी सही। मर्तबा खाते हैं? हम दिन में 24 घंटे के अंदर अगर देख लें तो कम से कम कोई नहीं भी तो 30-40 मर्तबा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी 10 मिनट के बाद चाय पी ली, फिर कोई एक खजूर खा ली, फिर कोई खाना खा लिया, फिर कहीं गए चाय पी ली। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह ने इंसानी बॉडी को इस तरह खल्क नहीं किया कि वो हर बिल्कुल वक्त सही। एक जानवर की तरह खाता रहे। जब वो हुँ, बार-बार खाता रहेगा तो उसका पेनक्रियाज बार-बार इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। बार-बार इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो वो इंसुलिन की मात्रा वो जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। इसमें इस पेनक्रियाज का या अल्लाह के बनाए हुए उस उज़्वे का कसूर नहीं है, बल्कि इस इंसान का कसूर है कि जिसने अल्लाह के बार-बार खा रहा है। जो बुनियादी उसूल हैं, उनको जो ठुकराया है। अब इस शख्स को जो है यहाँ पर शुगर हो जाएगी या फिर ऐसा है कि डॉक्टर साहब इसे कहेंगे कि अब तक तो तुम बार-बार बगैर अपनी मर्जी से खाते थे, मगर अब तुम्हें शुगर हो चुकी है, तुम्हारा पेनक्रियाज काम करना छोड़ दिया है। अब तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई चीज जेब में रखनी है ताकि कहीं शुगर की तादाद मिकदार आपकी बॉडी के अंदर कम ना हो जाए, हमेशा खाते रहो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा-सा आप उस फॉर्मेट की तरफ आते हैं जो कि अभी हमने प्रोग्राम के अवाइल में गुफ्तगू की कि इसका पूरा डाइट शेड्यूल हमने बनाना है, हमने पूरी ग़िज़ाओं को चूज़ करना है, पिक एंड चूज़ करना है ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा कर सकें और तब अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो इसकी दवाएँ हैं उसको भी हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं अरबाब साहब जो कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, उनको लेनी ही लेनी है? उन ग़िज़ाओं की तरफ इशारा फरमाएँ। जी, ज़रूर। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो ग़िज़ा सल्लल्लाहु को अलैहि असलन वसल्लम। फ़रामोश नहीं करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुभान अल्लाह। कि सैयदा की अल्लाहुम्मा ग़िज़ा कुल्फ़ा जिसे फ़ारसी में खुरफ़ा कहा जाता है, ये एक सब्ज़ी है जो बीवी की पसंदीदा ग़िज़ा थी। और आज सही। साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि ये अगर कोई कुल्फ़ा खाता रहे तो उसे शुगर कभी नहीं हो सकती। वाह! सुभान कितना अल्लाह, बड़ा कमाल सुभान है। अल्लाह। वाह! हम असल में मुश्किलात का शिकार इसलिए हुए हैं कि हमने वो रसूल पाक का जो फरमान था कि मैं अपने बाद 2 गिरह कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा मेरे अहल बैत। अगर इन दोनों का दामन थाम के रखा तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। मगर हम मुसलमानों ने या कुरान को पकड़ लिया तो अहले बैत को छोड़ दिया, अहले बैत को पकड़ लिया तो कुरान को छोड़ दिया। अगर इन दोनों के जो है दामन को थाम के रखते तो हम दुश्वारियों का, इन मुश्किलात का शिकार कभी भी ना होते। तो यही हमारे सही। अहले बैत के जो ग़िज़ाओं पर अगर हम अमल किया जाए तो हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बल्कि यहाँ तक मैं आपको बताऊं क़िबला कि मैंने बहुत सारे मरीजों का इलाज सिर्फ इन ग़िज़ाओं से किया। जो अहले बैत की बताई गई दवाएं थी, हम उस स्टेज पर बाद में गए। हमने कहा पहले सही। आप ये इन चीजों को लेना शुरू करें, इन चीजों को तर्क कर दें। सिर्फ उन ग़िज़ाओं को तर्क किया, यहाँ तक कि एक चीज फरामोश ना हो जाए कि यही अहले बैत से दूरी कहीं पर हमारी अपनी कोताही है, कहीं पर ऐसी कुव्वतों ने, ऐसी यजीदी ताकतों ने हमें अहले बैत से दूर किया किसी ना किसी हरबे के बुनियाद पर। अब जैसा कि जी। यही सिर्फ बीबी की जो ग़िज़ा थी, चूंकि बीबी के जाने के बाद मदीने की औरतें जब मदीने से गुजरती थीं गलियों से और कभी इसी कुल्फ़ा की सब्जी पर नजर पड़ जाती तो रोने बैठ जाती थीं। अब जब ये अमल बनी उमैया वालों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो अहले बैत के साथ एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन को तोड़ना चाहिए। अगर ये कनेक्शन बरकरार रहा तो ये अहले बैत की मोहब्बत लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। तो उन्होंने क्या, मदीने की गलियों में ऐलान करवाए कि जी ये कुल्फा की सब्जी ये तो पागलों की ग़िज़ा है, ताकि कोई इसे ना ले। यहां तक मुफती साहब, यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि यही हमारे सिंध के एक एरिया में एक जब मैंने किसी को कहा कि ये सब्जी खाएं तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ जानवर खाते हैं, क्योंकि इसकी रिवायत हमारे पास यही आई हुई है कि ये जानवरों को खिलाई जाए, इंसान न खाएं। असल में ये वही प्रोपेगेंडा शुरू से चलता हुआ आ रहा है जो कि आज तक जो लोगों के जहनों पर राज कर रहा है। अगर हमें
हमें आपको इस टीवी चैनल्स के तवस्सुल से हमें लोगों को बताना चाहिए कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीमात क्या थी। अगर हम उनकी तालीमात पर अमल करें तो यकीनन हम जो हैं बहुत बिल्कुल सारी सही, बीमारियों से खुद दूर हो सकते हैं। तो हम सही। बताना चाह रहे थे कि एक तो जो इस्लामिक मेडिसिन्स हैं वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से जो नुस्खे हैं, एक है मुरक्कब 4, एक है हमारे पास अदसुल मुल्क, और एक जामे इमाम रजा, जिस जो एक नुस्खा 45 बीमारियों का इलाज इस एक नुस्खे से करता है। तो उसके अंदर शुगर भी है। अगर शुगर वाले अफराद इसी जामे इमाम सही। रजा को कॉलर अगर शाह साहब, जौ के कॉलर पानी के साथ खाएं। जी 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 ठीक, शाह साहब कॉलर को भी शामिल कर लें। सलाम अलैकुम जी। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, फरमाइए। बाकी जैसे ये जो कुल्फा सब्जी है, ये कौन सी सब्जी है? कौन सी सब्जी है? कुरफा उसका जी नाम है, आप उसको नेट पे चेक कर जी सकती हैं। बहरहाल थोड़ी सी हम और डिटेल इसके ऊपर बात कर जी लेते हैं, कुल्फा वरना नेट पे कुल्फा आप चेक कर सब्जी सकते हमें पता नहीं चला कि कौन सी कुल्फा सब्जी हैं। अच्छा ठीक, ठीक है, हम बता दें। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह सलाम। शुक्रिया। जी, थोड़ा सा कुरफा को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कबला, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह की है, क्या है ये। जी बाजी, ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत आम है ये गिजा। ये कहीं पर भी आप चले जाएं, इसको फारसी में कहते हैं खुरफा, और उर्दू जबान में इसे कहते हैं कुल्फा। ये सब्जी आपको मसलन छोटे से इसके पत्ते होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, और आप इसको अगर खुद भी ऐसे खाएं, अगर सिंधी जबान में इसको कहते हैं लूणक। इसको अगर आप वैसे ही कच्चा चबाएं तो आपको ये नमकीन नजर आएगी, और इसी वजह से शायद एक हमारी महल्ली जबान में जो है इसको लूणक कहा जाता है। और ये जो है सही, गिजा बहुत फायदेमंद है, न फकत जो है एक अपना शुगर का इलाज है, बल्कि ये आपके बहुत सारे मैदे, आपके बहुत सारे हेपेटाइटिस और बहुत सारी बीमारियों का भी इसी नुस्खे के अंदर इलाज है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। या साथ साथ अगर हम सिर्फ ये जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कि इमाम हसन कौन सी सब्जी खाते थे, इमाम हुसैन किस सब्जी को पसंद फरमाया करते थे, या इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस सब्जी को पसंद करते थे, पाक नबी किस सब्जी को पसंद करते थे, अगर हम वही सब्जियां अगर इस्तेमाल कर लें तो मैं यकीन से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि हमारे पास 80% 90% बीमारियां जो कि हमें सिर्फ गिजाओं की वजह से हमारे ऊपर हावी हैं, उन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप अदसुल मुल्क और जो है वो मुरकब 4 के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे थे, उसको जरा कंटिन्यू करें ताकि हम आगे बढ़ें। जी, तो हमारे पास जो मुरक्कबात में जो दवाई है, वो दवाई है एक मुरक्कब 4, और एक है अदसुल मुल्क, और तीसरी दवाई है जामे इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो के पानी के सही, साथ अगर कोई इस्तेमाल करे तो 2 से 3 महीने, या बहुत किसी, क्योंकि हर इंसान की बॉडी दूसरे इंसान से फर्क करती है, तो मुझे कोई आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने प्रिकॉशन पर भी अमल किया हो और 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने 4 महीने इस्तेमाल की हो इन दवाओं को, और फिर भी वो मुझे ये कहे कि मैं शुगर का शिकार रहा हूं। असलन सबको शिफा मिल चुकी है इन दवाओं से। सही। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। शुगर से अगर इंसान चाहे कि बचता रहे और उसको डायबिटीज़ ना हो, तो कौन से अवामिल को वो अंजाम दे? रूटीन, उसकी रूटीन के अंदर देखिए क्या चीज़ होनी चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आगा साहब आपने। असल में अ, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसे शुगर की बीमारी लाहक न हो, तो वो उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को तय रहे। देखिए, हमारे बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं की, मैंने कहा 40 साल पहले, 50 साल पहले शुगर नहीं थी। तो हमें देखना चाहिए कि वो हमारे यहाँ वाले साहब होंगे या दादा होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, हमारी अपनी ही पुश्तों की बात है, नजदीक तरीन। उनका लाइफ स्टाइल क्या था? वो मगरिब के बाद सो जाते थे, और हम रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। सबसे पहले तो ये जब लाइफ स्टाइल तब्दील होगा तो बीमारी फकत शुगर नहीं, बहुत सारी और बीमारियां भी लाहिक हो जाएंगी। साथ में गिजाएं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम बार बार खाते हैं, कुरान में ये नहीं है। कुरान फरमाता है कि 2 बार खाएं, एक सुबह को एक सही रात को, बात। रात को भी पेट भर कर ना खाएं। मगर हम रात को कब खाते हैं? 12 बजे, 1 बजे,
और फिर वो तमाम चीजें जो मसलन कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जंक फूड्स हो गए, ये चीजें लेते हैं जिनको मसलन आज मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि आप एक सेब लें, उसको जमीन के अंदर गाड़ दें, और एक पिज्जा लें, उसको भी जमीन के अंदर गाड़ दें। 3 महीने के बाद आप इनको खोदें तो सेब गायब हो जाएगा, टोटली फिनिश, कुछ भी नजर नहीं आएगा, मगर पिज्जा वैसा का वैसा रहेगा। यानी कि आप अंदाजा करें कि ये पिज्जा ऐसी गिजा है जिसे कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते, मगर हम इंसान हैं जो वो उसे खाते हैं। तो जाहिर है फिर मुश्किलात का शिकार भी होंगे, चूंकि अल्लाह ने जो बॉडी के अंदर डॉक्टर्स बिठाए हैं, मसलन जो चीज भी हमारे स्टमक से गुजर कर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाती है, इससे पहले एक डॉक्टर बैठा है, उस डॉक्टर का नाम है इनक्रेडिब। वो जो है सबको पहले चेक करता है कि इस जो गिजा आई है, इस गिजा में से कौन कौन सी फायदे की चीजें हैं, कौन कौन सी नुकसान की चीजें हैं, किसकी जरूरत है बॉडी के अंदर और किसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको रोके रखता है, और जिसकी जरूरत होती है उसको जाने देता है। ठीक है, ये एक समझे कि ट्रैफिक पुलिस की तरह उसका काम है कि वो वहां पर खड़ा रहे और वो जरूरत के मुताबिक चीजों को आगे जाने दे। मगर होता ऐसा है कि उसे बताया क्या गया है उस ऑफिसर को कि जो अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं वो जब आए तो उनको इस तरह से उनको ट्रीट करो, मगर उस बेचारे को किसी ने बताया ही नहीं कि यहां पर कोल्ड ड्रिंक आएगी, उसके अंदर फला फला फार्मूलाज, फला फला केमिकल्स होंगे, या इसके अलावा जो ये पिज्जा, ये दूसरी चीजें, ये पास्ता, ये इस तरह की जितनी भी केमिकल चीजें, चॉकलेट्स वगैरह हम यूज करते हैं, इनके अंदर जो केमिकल्स डाले जाते हैं, उस अल्लाह के बनाए हुए डॉक्टर्स को वो ऑर्डर ही नहीं है उनको रोकने का, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर चले जाते हैं। जैसे ब्लड के अंदर डायरेक्ट जाते हैं तो इंसान को तमाम बीमारियां लाहक हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर वो तमाम केमिकल आपके फौरन पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये तो आपने एक प्रिकॉशंस बताया कि भाई शुगर ना होने के लिए इसके ऊपर अमल किया जाए कि डायबिटीज ना हो। अब अगर किसी को डायबिटीज हो गई है, उसका चार्ट क्या होना चाहिए? उसके सोने के आदाब, उसके खाने के आदाब। आप बता रहे हैं 2 बार खाना खाया जाए, नींद भर के ली जाए, ठीक है, मगर उसका एक शेड्यूल भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बता देंगे, किस वक्त उठ के नाश्ता करे, कितनी मिकदार में करे, कितना गैप दे खाने में, प्रॉपर मील में, या सुबह को जो नाश्ता है उसको ही बाकायदा दोपहर के खाने की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। इस चार्ट की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं ताकि ये भी रहनुमाई हो जाए। जी, बिल्कुल। मैं अक्सर जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि सबसे पहले एक तो प्रिकॉशन में एक चीज़ मैं ऐड करके फिर इस तरफ आता हूँ कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मना करनी है वो भी लाज़मी हैं। देखें, जो जो तमाम वो अफ़राद जो इंसुलिन पर हैं या वो शुगर की वजह से परेशान हैं और मेडिसिन्स को यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको गुज़ारिश है कि वो जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको फ़िलहाल जब तक ये हमारी तिब्बे अहल बैत की दवाएँ खाएँ या जो हम डाइट प्लान उनको बताएँगे वो इस्तेमाल करेंगे, उस वक़्त तक कम से कम छोड़ दें डेयरी फूड का इस्तेमाल। मसलन क्यों? ये सवाल बहुत पैदा होगा, यकीनन हर सुनने वाले के ज़हन में आएगा कि आया डेयरी प्रोडक्ट तो मसलन दूध पी रहे हैं, दूध से तो ताकत आएगी, तवानाई आएगी, और शुगर के अंदर तो वैसे ही हम वीक होते हैं, तो क्यों छोड़ दें? तो उनके लिए बहुत आसान सा यकीनन उनको जब तक फिनोमेना समझाया ना जाए तो शायद उनकी बात समझ में ना आए। देखें, हमारे जो हम जब ये डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं या मिल्क का एक गिलास पीते हैं, तो होता ऐसा है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन के प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन का नंबर है वो है 17। ठीक है। अब होता ऐसा है कि जैसे ही हमारे वो ब्लड जो दूध है वो हमारे अंतड़ियों में, जिसको कहें स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचता है, तो हम उनकी वॉल जो है हमारी इन ग़िज़ाओं जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं उनके खाने की वजह से उसकी वॉल बहुत थिन हो जाती है। तो होता ऐसा है कि ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं फ़ौरन ब्लड स्ट्रीम में जो है वो चले जाते हैं। तो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रोटीन पहुंच जाएगा तो फौरन जो है हमारे दिमाग में जो एक डॉक्टर है वो फौरन अपनी एक फौज भेजेगा कि जाएं जाकर इस प्रोटीन की चेन को तोड़ें ताकि फायदा हो, वैसे की वैसी रही तो किसी काम की नहीं है। तो वो 17 चेन का उनको ऑर्डर होता है कि इसको तोड़ दें। होता ऐसा है कि जो हमारा पेनक्रियाज है और वहां पर बीटा सेल जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है प्रोटीन के जो तादाद है वहां पर भी उसका नंबर है 17।
अब इस 17 जब वो वहां से वो फौज चलती है 17 प्रोटीन को तोड़ने के लिए, तो जहां उन्होंने एक मिल्क के प्रोटीन के 17 पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ने के लिए पहुंचती है फौज, सही। वहां पर वो इंसुलिन के भी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको तोड़ देते हैं। इधर से आप दूध दूध पीते रहें और इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगवाते रहें, कभी भी आप ठीक नहीं होंगे। आपको लाजमी है कि आप उस दूध को पीना छोड़ेंगे तो ऊपर से जो फौज आ रही है उस पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ने के लिए, वो नहीं आएगी, और वही इंसुलिन जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है वही आपके अंदर काम करेगी और आपके शुगर खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और साथ में अब हम आते हैं कि क्या चीज करें, कौन सी गिजाएं खाएं जिससे हम ठीक हो सकते हैं। मैं एक डाइट प्लान आपको बताता हूं, वो न सिर्फ शुगर के लिए बल्कि हत्ता कि कैंसर भी किसी को हो और अगर वो उसी डाइट प्लान को 9 महीने तक कोई इस्तेमाल करता रहे, तो सही। बड़े से बड़ा कैंसर भी उसका खत्म हो जाएगा। इस्तेमा 6 महीने में खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से 3 महीने के अंदर उसके जितने भी डिसऑर्डर्स अपने जीआईटी ट्रैक्ट्स के हैं, वो तमाम खत्म हो जाएँगे। यहाँ तक कि जो सही। शुगर है, वो 3 दिन के अंदर 72 हॉर्स के अंदर वो उसकी शुगर खत्म हो सकती है, जस्ट इस हमारी जो डाइट प्लान है इसको फॉलो करने से। अब वो डाइट प्लान क्या है? जितने भी हमारे सुनने हुँ। वाले नाज़रीन हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इसको लिख लें ताकि वो फरामोश ना कर पाएं। सबसे पहले जब वो उठें सुबह को, तो कोई एक जूस का गिलास पिए, कोकोनट वाटर पी लें, आप मौसमी का जूस पी लें, आप एप्पल का जूस पी लें, एक गिलास आपने जूस पीना है। उसके बाद जितना आपका बॉडी वेट है, मसलन अगर किसी का 80 केजी बॉडी वेट है, तो उसको 800 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। 4 किस्म के फल जो कि उसके मौसम के हिसाब से सस्ते में सस्ते हों, वो खरीद लें। 800 ग्राम सुबह से लेकर दोपहर तक जो है खाली वही फ्रूट्स खाने हैं। अच्छा, मसलन कोई केले खाता है, तो हुँ। केलों के छिलकों का वज़न काउंट नहीं होगा। ये जो मैं सही। 800 ग्राम कहता हूं, ये कम से कम वेट है। मतलब इससे ज्यादा कोई खाना चाहे तो ठीक, मतलब यहां पर पहुंचेगा अपनी बॉडी वेट के मुताबिक, तो अब ये फ्रूट जो है दवा वाला काम करेगा। इससे पहले दवा सही। वाला काम नहीं करेगा। एक तो ये 12 बजे तक कोई वाजिब नहीं है कि एक ही टाइम खाएं। मसलन आप 2 मरतबा खा लें या 3 मरतबा खा लें, मतलब 12 बजे तक आपने वो फ्रूट्स को खत्म करना है। दोपहर के लंच में आपने क्या करना है, सबसे पहले अब ये चूंकि यहाँ पर 800 ग्राम था तो इसका हाफ कर लें, 400 ग्राम। 400 ग्राम से आपने खानी है सब्जियां, रॉ सही। वेजिटेबल्स, जितनी भी कच्ची सब्जियां खाई जा सकती हैं, मसलन मूली हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया। उसके अलावा सैलेड के अंदर जितनी चीजें आती हैं, ये तमाम चीजें 400 ग्राम्स ये खा लें। और अब अगर जो कुछ गुंजाइश मजीद बाकी रहती हो, वो दूसरी प्लेट में अपनी मर्जी का खा लें, चावल खा लें, ठीक है। दूसरा कोई सालन अपनी मर्जी का खा लें, कोई कैद नहीं है। रात का खाना चूंकि हमारे जो लाइफ स्टाइल आजकल का बना हुआ है, अगर इस तरीके से ना हम लोगों को बताएं तो वो कोई भी इस पर अमल नहीं कर पाएगा। रात का खाना 7 बजे से 8 बजे के दरमियान खा लेना है। क्या खाना है? वही जो लंच में खाया था, वही इसने डिनर में भी खाना है। वही 400 ग्राम्स रॉ वेजिटेबल, और उसके बाद जितनी गुंजाइश रह जाए वो दूसरी बकिया ग़िज़ा खा सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आगा साहब, हम तो रात को 2 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, तो हमें तो फिर भूख लगेगी। तो फिर उनके लिए बहुत आसान है कि कोई एक छोटा-सा फल खा लें या कोई रॉ वेजिटेबल रात को 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जिस टाइम भी आपको भूख लगी, थोड़ी-सी खाएँ, क्योंकि रात को जब बंदा सोता है तो पेट भर के ना खाए, पेट खाली सोए, ताकि उसका जो है बॉडी के अंदर जो भी उसकी जो डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक रहें। जी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, शुगर के मरीज़ों के जो ज़ख्म होते हैं, वो भरते नहीं हैं, इसके ऊपर आपने इशारा किया था। तो उसके लिए क्या किया जाए कि जो बाज़ लोगों के बेचारों के बेड सोल्स वग़ैरह हो जाते हैं, बाज़ मुल्कों का वेदर बहुत गर्म होता है, नहीं उठ सकते, माज़ूर हो जाते हैं, बेड सोल हो गए या ऐसी कुछ चोट वग़ैरह आ गई और डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो वो बड़ा लंबा मामला खिंच जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाए?
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेचारे जितने भी अक्सर आपने देखा होगा कि ये डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, जिसके अंदर जितने भी लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, उसके अंदर 15% लोग जो हैं, वो अपनी टाँगें गँवा देते हैं, क्योंकि उनको काटनी पड़ती हैं हतमन। और 20% लोग किडनीज़ फेलियर का शिकार रहते हैं। वो मैंने जिस तरह के पहले भी इशारा किया अपनी तमीज़ या गुफ्तगू में कि वो जो बैक्टीरियाज़ की तादाद बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, जब ग्लूकोज़ बढ़ जाएगा आपके ब्लड में, तो बैक्टीरियाज़ की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो वही सही। बैक्टीरियाज़ क्या करते हैं कि आपकी किडनी को फ़ेल कर देते हैं। वही बैक्टीरियाज़ आपकी आँखों में जो स्मॉल कैपिलरीज़ हैं, वहाँ पर जाकर फँस जाते हैं, इंसान को ब्लर दिखना शुरू होता है, धुंधलापन नज़र आता है, उनकी आँखों की नज़र वीक होना शुरू होती है, और ऐसे ही लोगों का पाँव की तरफ जब वो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो सूजन आ जाएगी, और अगर खुदा न ख़ास्ता उनको कोई चोट लग जाए, तो वो ज़ख्म इसी वजह से नहीं भरता चूँकि वो बैक्टीरियाज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर जी, जो जी। है वो चूँकि ज़िंदगी रखते हैं बैक्टीरियाज़, तो वो सूखता नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन हल हमारे पास यही इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुस्ख़ा जामे इमाम रज़ा, इसको अगर शहद के साथ मिक्स करके लगाया जाए, तो ज़ख्म जल्द अज़ जल्द भर जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बाज़ ख़वातीन को जो है वो शिकायत होती है कि दौरान प्रेगनेंसी जो है वो उनकी शुगर बढ़ जाती है और बाज़ को रुक जाती है, वो शुगर की मरीज़ा बन जाती हैं, वो जाती नहीं, बाज़ को कुछ अरसे के बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मुख्तलिफ हर जिस्म का एटीट्यूड मुख्तलिफ होता है, तो वो डायबिटीज़ खत्म हो जाती है। तो ये अव्वल इसका ये क्यों मिकदार बढ़ क्यों रही है और रुक क्यों रही है और जा क्यों रही है? क्या मामला क्या है? मुझी साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये हर घर का आजकल मसला हो गया है। आप देखें, जिस भी औरत के साथ ये मसला, और अगर इसको किसी इस सवाल को किसी ने समझ लिया, तो आप पूरी इस फिनोमेना जो शुगर का है उसको समझ जाएँगे। होता ऐसा है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, अगर उसका जो बच्चा हेल्दी है, तो एक एक्स्ट्रा बॉडी उसके अंदर जन्म दे ले रही है। होता ऐसा है कि जो पैनक्रियाज़ इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था, मिसाल के तौर पर 4 ग्राम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था और इसकी बॉडी के लिए काफ़ी था। चूँकि इस लेडी ने ग़िज़ाएँ सही तरह नहीं खाई थीं, या बार-बार खाई थीं, ओबेसिटी हो गई थी, जी, मोटापा, उनका वेट बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से, मगर फिर भी वो बॉर्डर लाइन पर थीं, क्योंकि वहाँ तक भी उनकी जो इंसुलिन थी, पैनक्रियाज़ जो प्रोड्यूस कर रहा था, वो काफ़ी था। मगर अचानक उसके पेट में, उसके शिकम में एक नया बच्चा, एक नई ज़िंदगी ने जन्म लिया। अब जब वो एक एक्स्ट्रा वेट बढ़ा, जैसे ही एक्स्ट्रा वेट बढ़ेगा, तो चूँकि उसकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की मिकदार थी, वो उसकी बॉडी के लिए, लेडी के बॉडी के लिए काफ़ी थी। मगर एक एक्स्ट्रा बॉडी जैसे ही पहुँची, तो अब तो वो इंसुलिन कम हो गई। अब वो इंसुलिन पूरी नहीं है कि वो बच्चे को भी पहुँच सके और इसकी बॉडी को भी पूरा कर सके। अब जब ये ब्लड रिपोर्ट कराने जाएँगे, तो आ जाएगा कि भई ग्लूकोज़ लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स जो है इनको मसनूई इंसुलिन लगाकर जो है उसकी जान को बचाते हैं। तो अगर इस चीज़ को समझ लें, जैसे ही फिर वो डिलीवरी हो जाए, तो कुछ ही अरसे में वो दोबारा से बॉडी वेट चूँकि कम हो जाता है, बॉडी वेट कम होते ही वही इंसुलिन जितनी थी, वो अपना काम करना शुरू कर देती है और शुगर खत्म हो जाती है, बगैर किसी दवाओं के। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपनी ग़िज़ाओं का ख़्याल रखें, हम ग़िज़ाएँ खानों की वजह से हम अपने बॉडी वेट को न बढ़ाएँ, तो हम कभी भी शुगर का शिकार नहीं होंगे। ये बहुत आसान और छोटी-सी मिसाल थी, जो लेडीज़ के अंदर एक जैसे नई बॉडी उसके जन्म लेती है उसके बॉडी के अंदर, तो ऑटोमैटिकली शुगर हो रही है। मगर डिलीवरी के फ़ौरन बाद 1 महीने, 2 महीने के बाद दोबारा नॉर्मल रेंज में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में से वो एक जान बाहर निकल गई। इसी तरह जो लोग ज़्यादा फैटी हैं या उनका वेट ज़्यादा है, अगर वो तमाम लोग अपने सिर्फ़ बॉडी वेट को कम करें, तब भी ऑटोमेटिकली उनकी शुगर कम खत्म हो जाएगी। सही है। अच्छा, रात को खाने पर आपने कहा कि पेट थोड़ा खाली हो, अमूमन लोग ये कहते हैं कि रात को खाने का हुक्म अहादीस में वारिद हुआ है। इसको ज़रा-सा वाज़ेह करें कि वो कितना खाने का हुक्म वारिद हुआ है? आया शिकम सेर करके लोग समझते हैं कि सो जाएँ? यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। जब वो शिकम सेर करके सोते हैं तो उनकी शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इसमें और उनको मालूम भी नहीं होता, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो रात को जो खाने का हुक्म है शरीयत में कि भई खाली पेट नहीं सोना है, चाहे रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो,
वो इंसान ने तदावुल करना है, वो आया आम आदमी के लिए है या शुगर के मरीज के ऊपर भी ये तमाम चीजें अप्लाई हो रही हैं? इन चीजों को जरा वाज़ेह कर दें। देखें ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ शुगर वाले ही ये काम करेंगे और बहुत अच्छा सवाल है ताकि लोगों के ज़हनों से ये इब्हाम ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो कि वो समझें कि जी बिल्कुल खाली पेट सोना है, नहीं खाली पेट नहीं सोना, एक लुक़मा भी खाकर सोना है मतलब ख पेट भरना है। हम अगर अहले बैत के फ़रामीन पर अमल करें, तो देखें जैसे ही हमें अहले बैत ने बताया है कि खाना खाएँ, जैसे ही 1/3 आपका पेट भर जाए, तो एक हिस्सा खाली रखें और फिर सो जाएँ। और हमें सोने का हुक्म भी मगरिब के बाद का है। मगरिब से पहले खाना खा लें। ठीक है? अगर हम इस उसूल पर अमल करें और जितना हमें हुक्म दिया गया है खाने का, अगर हम उतना खाकर सो जाएँ तो हमारे लिए नुकसान का बायस नहीं है। मगर बरअक्स है आजकल आप देखें हमारे इस माशरे में इस तरह की नाइट पार्टीज़ होती हैं, शादी की गैदरिंग्स और दूसरे तमाम फंक्शन्स जो हैं, वहाँ पर ऐसी-ऐसी दावतें कि लोग जब जाते हैं तो वापस उनको फिर किसी गाड़ी पर बिठा के लेकर आना पड़ता है कि भाई आप चलें। ठीक? तो अब ये जब कंडीशन रहेगी तो ज़ाहिर है वो हतमन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल योर बॉडी। हर चीज़ यहाँ तक कि अगर पानी क्यों नहीं आप पी लेते, ज़्यादा अगर पानी पिएँगे आपकी बॉडी की ज़रूरत 2 गिलास थी मिसाल के तौर पर, आप अगर 5 गिलास पी लेंगे तो यकीनन वो पानी भी आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो जब इज़ाफ़ा सही। खाएँगे, अब पेट भरना तो तब की बात के 4 हिस्से ही खा लिए, मगर हम उसको भी 4 के 8 हिस्से खा लेते हैं, तो यकीनन नुकसान का बायस है। अगर वो 3 हिस्से पेट के हम खा लें और 1 हिस्सा खाली रखें, तो कोई नुकसान का बायस नहीं है। सही। अच्छा, इसमें नींद का कितना दखल है? अमूमन बाज़ लोग कहते हैं कि जी थोड़ा-सा हमारे पास टाइम रह गया 5 मिनट, प्लीज़ इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू कर लें। जी, नींद जी, ज़रूर। अमूमन इसको लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। बाज़ लोगों की नींद होती है ब्रोकन स्लीप होती है, सोते रहते हैं, जागते रहते हैं, उठते रहते हैं, गाफ़िल होते रहते हैं, थोड़ा-सा मतलब इस तरह की नींद होती है। बाज़ की बिल्कुल प्रॉपर डीप स्लीप लेते हैं, वो फ्रेश उठते हैं। तो इसके लिए इसका शुगर में कितना हिस्सा है जिनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है? बिल्कुल, आप सही फ़रमा रहे हैं। अगर नींद का बहुत ज़्यादा अमल दख़ल है इस शुगर के अंदर और दूसरी बीमारियों के अंदर भी। अगर कोई इंसान जल्दी सोएगा तो वो सुबह के उस टाइम पर उठेगा जब उठने का हुक्म दिया गया है। सुबह को फ़जर की नमाज़ से पहले उठना है, तीसरे पहर में उठ जाना है। अगर कोई शख़्स तीसरे पहर में उठ जाए तो उसकी एक तो नींद भी पूरी हो जाएगी और उस वक़्त जब खुदावंद के मुतालिक और बरकतें बरस रही होती हैं, रिज़्क बट रहा अगर कोई उस वक़्त उठे, इसी तरीके से ये इंसान की सेहत भी एक रिस्क की मात्रा में है। तो वो भी उसको सेहत होगी तो सेहत भी मिल जाएगी, उसको रिस्क कम होगा तो रिस्क भी मिल जाएगा। इसी तरह से यकीनन उसको जो है अगर इस फिनोमेना पर वो सोए, दोपहर को सिर्फ़ केलोला करने का हुक्म है। हमारे यहाँ बरअक्स है, हम जब रात को सोते ही सुबह के 4 बजे और 5 बजे सोते हैं और फिर सारा दिन सो रहे होते हैं और शाम की मगरिब के टाइम उठ रहे होते हैं। तो जब हम कुदरत के कानून की मुखालिफत करेंगे, तो यकीनन हम रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे, ये तमाम बीमारियाँ हमारा मुकद्दर बन जाएँगी। अगर हम खुदा के कानून पर अमल करेंगे, तो कोई भी हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। सही। तो इसके लिए आइडियल कितनी देर सोना चाहिए, कितनी नींद करनी चाहिए इंसान को 24 घंटों के अंदर? जिससे कि उसका और 24 उसका घंटों के इम्पैक्ट भी जी, बताएँ जी। कि शुगर पे क्या इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल। देखें, अगर कोई शख़्स 24 घंटे के अंदर 6 से 7 घंटे अगर रात को सोता है, तो उसके लिए ये आइडियल है। इससे ज़्यादा सोएगा तो वो उसके लिए नुकसान का बायस होगी। यकीनन न फ़कत शुगर के लिए मगर साथ-साथ उसके जो है ओबेसिटी भी उसकी बढ़ जाएगी, साथ-साथ उसको जो है ब्लड प्रेशर का भी इश्यू होगा और बहुत सारी मुश्किलात का शिकार रहेगा। मगर अगर इस मिकदार में अगर वो डेली बेसिस पर सोता है, तो बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक जो सोने से है, उन तमाम से बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अरबाब शाह साहब बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपके इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं कि आपने एक मर्तबा फिर अपना टाइम जो है वो एलिवेट टीवी को दिया। इंतहाई मशकूर हैं। नहीं, ख़्वाहिश में कुन खुदावंद मुताल आपकी भी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। सलाम व बरकात। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम जनाब अरबाब शाह नस्वी साहब को तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से शुगर के ऊपर हमने पिछले भी जो है वो वीक प्रोग्राम किया था। हमने इसको आज भी कंटिन्यू किया क्योंकि ये बहुत ही
ज़्यादा जो है वो लोग इसके अंदर इस मुसीबत के से दबरदाज़मा हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और शब-ओ-रोज़ जो है उसकी तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि ये हर वक़्त कभी शुगर डाउन हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। इस हवाले से हमारे पास काफ़ी जो सवालात आए हुए थे, तो हमने इसको और मज़ीद जो है वो कंटिन्यू किया। उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुवाफ़िक मिलेंगी और इसके ऊपर आप अमल करने से पहले अपनी चीज़ों जो है वो मशवरा कर लेंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक़्त तमाम हुआ। हमारी और आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह कल यूके टाइम